हम प्योर साइंस में मानव जनन तंत्र का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में अपन ने ये जाना कि जनन क्या होता है, लैंगिक द्विरूपता क्या होती है, मानव के जनन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो मैंने बताया था आपको मानव के जनन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, एक नर जनन तंत्र और दूसरा मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र अपन पढ़ रहे थे, तो नर जनन तंत्र के मैंने 3 भाग बताए थे कि नर जनन तंत्र को 3 भागों में सबसे पहले बांटा गया है। पहला प्राथमिक जनना, दूसरा सहायक जनना और तीसरा सहायक जनन ग्रंथियां। तो अपन पहला जो प्राथमिक अंग होता है वर्षण, उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सहायक जननांग। इस सहायक जननांग कौन कौन से होते हैं? तो सहायक जननांग में जो सबसे पहला अंग आता है वो होता है अधिवर्षण। अधिवर्षण जिसको इंग्लिश में अपन एपिडिडाइमिस कहते हैं। अब देखो अधिवर्षण क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था ये वर्षण होते हैं, एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं मानो अंडाकार सेट होती है इनकी, एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, ये वर्षण पाए जाते हैं। इस वर्षण के भीतरी किनारों पर इस प्रकार से वर्षण के भीतरी किनारों पर ये जो नलिका बनती है इसको अपन कहते हैं अपवाहक नलिका। कौन सी नलिका? अपवाहक नलिकाएं। कहां पर? वर्षण के भीतरी किनारों पर। तो आप बताएंगे अपवाहक नलिकाएं वर्षण के भीतरी किनारों पर, भीतरी किनारों पर अत्यधिक कुंडलित, अत्यधिक कुंडलित इस प्रकार से कुंडलित हो जाती है, अत्यधिक कुंडलित होकर अधिवर्षण का, अधिवर्षण का निर्माण करती है, निर्माण करती है। देखिए इधर अपवाहक नलिकाएं जो वर्षण के भीतरी किनारों पर बनती है, अपवाहक नलिकाएं वर्षण के भीतरी किनारों पर अत्यधिक कुंडलित हो जाती है। कुंडलित होकर अधिवर्षण का क्या करती है? निर्माण। यानी जो अधिवर्षण होता है वो एक नलिका के समान होता है। ठीक है, तो ये जो अधिवर्षण की जो नलिका है वो नलिका पतली, कैसे होती है नलिका? पतली होती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 6 मीटर लंबी। कितनी होती है? पतली होती है ये नलिका, 6 मीटर लंबी होती है और कुंडलित होती है। मैंने बताया आपको अत्यधिक कुंडलित होती है और कुंडलित और चपटी होती है, चपटी होती है। तो अधिवर्षण की जो नलिका है या अधिवर्षण है वो पतली, 6 मीटर लंबी, कुंडलित, चपटी संरचना होती है। अब आगे देखिए, अधिवर्षण जो है उसके अंतर्गत आपको 3 भाग ध्यान रखने की। ये जो नलिका है, ये जो अधिवर्षण है, इसको 3 भागों में बांटा गया। देखिए अधिवर्षण, ये क्वेश्चन आता है कि अधिवर्षण या एपिडिडाइमिस को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप बताएंगे अधिवर्षण या एपिडिडाइमिस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है, देखो जब कैपुट, कैपुट एपिडिडाइमिस या कैपुट अधिवर्षण एपिडिडाइमिस। अधिवर्षण का पहला भाग कौन सा होता है? कैपुट एपिडिडाइमिस। ये ऊपरी भाग होता है। अधिवर्षण या अधिवर्षण नलिका का जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो क्या होता है? कैपुट एपिडिडाइमिस। दूसरा होता है कार्पस, कार्पस एपिडिडाइमिस। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिवर्षण के कितने भाग होते हैं? 3 भाग बता दें। कार्पस एपिडिडाइमिस ये होता है मध्य भाग। कौन सा भाग होता है? मध्य भाग। और तीसरा जो भाग होता है वो होता है कॉडो, कॉडो एपिडिडाइमिस।
एपिडाइमिस। एपिडाइमिस जिसको अपन हिंदी में अधिवर्षण कहते हैं। तो आप कैपुट, कॉर्पस और कोरो, क्या नाम याद रखेंगे? कैपुट, कॉर्पस और कोरो। कैपुट एपिडाइमिस ऊपरी भाग, कार्पस एपिडाइमिस मध्य भाग और कोरो एपिडाइमिस पश्च भाग, सबसे नीचे वाला भाग पश्च भाग। तो इस प्रकार से ये जो पहला सहायक अंग होता है मानव के नर जनन तंत्र का, वो होता है अधिवर्षण। अधिवर्षण के बाद में दूसरा जो भाग आता है उसको कहते हैं अपन शुक्रवाहिनी। साइड नाम में पहला अधिवर्षण हो गया, दूसरा हो गया शुक्र वाहिनी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वास डिफरेंसेस। वास डिफरेंसेस शुक्र वाहिनी। अब ध्यान देना, जिस प्रकार से दो वर्षण होते हैं उसी प्रकार से शुक्र वाहिनी भी कितनी होती है? दो या एक जोड़। कितनी होती है? एक। ध्यान दे, ये यहाँ पे अधिवर्षण बन रहा है, ठीक है? कौन बना रहा है? अपवाहक नलिकाएं। अब ये अपवाहक नलिकाएं क्या होगी? यहाँ से बाहर निकलेगी। अपवाहक नलिकाएं यहाँ से क्या निकलेगी? बाहर निकलेगी। इस प्रकार से अपवाहक नलिकाएं यहाँ से क्या होगी? बाहर निकलेगी। और जब अपवाहक नलिकाएं वर्षण से बाहर आ जाएगी तब अपन उनको कहते हैं शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी। ध्यान दे रहे बात। दूसरा भाग पढ़ रहे हैं अपन शुक्र वाहिनी। तो आपको क्या बताना है कि अपवाहक नलिकाएं, कौन सी? अपवाहक नलिकाएं कहां से? आप बताएंगे अधिवर्षण से। अधिवर्षण से निकलकर, कहां से निकलेगी? अधिवर्षण से निकलकर शुक्रवाहिनियां कहलाती है। ध्यान देना, अपवाहक नलिकाएं या अपवाहक नलिकाएं यहां से अधिवर्षण से बाहर निकलेगी तो क्या कहलाएगी? शुक्रवाहिनियां कहलाती है। अब आपको ध्यान देना है, ये मूत्र मार्ग, ये कहां पे स्थित होती है? मूत्र मार्ग के आधार भाग। मूत्र मार्ग का जो आधार भाग होता है जिसको अपन कहते हैं मूत्राशय, जिसमें मूत्र एकत्रित रहता है। तो आप बताएंगे ये मूत्र मार्ग के आधार भाग जिसको अपन क्या कहते हैं? मूत्राशय। मूत्राशय पर स्थित होती है। कहां स्थित होती है? मूत्र मार्ग के आधार भाग या मूत्राशय पर स्थित होती है। यहां से ध्यान दें, ये जो शुक्रवाहिनियां हैं इनकी संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी। एक जोड़ी कितनी होती है? एक जोड़ी। यानी प्रत्येक वर्षण से एक एक क्या निकलती है? शुक्रवाहिनी। एक एक शुक्रवाहिनी निकलती है। एक एक शुक्रवाहिनी निकलती है। प्रत्येक वर्षण से एक एक शुक्रवाहिनी निकलती है। अब जो शुक्राणु बनते हैं वर्षण में, इस शुक्रवाहिनी के द्वारा ही, इसके द्वारा शुक्रवाहिनी के द्वारा ही कहा जाते हैं जनन मार्ग। शुक्रवाहिनी के द्वारा शुक्राणु वर्षण से कहां आते हैं? जनन मार्ग में
अब देखिए, अब ये शुक्रवाहिनियां दोनों कहां खुलेगी आकर, तो आपको बताना है शुक्राशय। कहां खुलेगी? शुक्राशय। तो आप बताएंगे दोनों शुक्र वाहिनियां शुक्राशय में खुलती है। कहां खुलती है दोनों शुक्रवाहिनियां? शुक्राशय में आकर खुलती है। तो आपको शुक्रवाहिनी के बारे में ध्यान देना है कि प्रत्येक वर्षण से एक एक शुक्रवाहिनी निकलती है, यानी अपवाहक नलिकाएं अधिवर्षण से निकलकर क्या कहलाती है? शुक्रवाहिनियां कहलाती है या शुक्रवाहिनियां बनाती है। ये मूत्र मार्ग के आधार भाग कौन होता है? मूत्र मार्ग का मूत्राशय प्रकार स्थित होती है और कहां होती है? ये शुक्राशय में खुलती है। तो यहां से शुक्राणु आएंगे और आसानी से शुक्रवाहिनी में कुछ तरल पदार्थ पाए जाते हैं ताकि आसानी से शुक्राणु गमन कर सके जनन मार्ग की ओर। अब देखिए, दो सहायक अंग अपने हो गए। अब तीसरा जो सहायक अंग है, पहला हो गया आपका अधिवर्षण, दूसरा शुक्रवाहिनी और तीसरा आता है शुक्राशय। यानी अधिवर्षण से किसका निर्माण हो रहा है? शुक्रवाहिनी और शुक्रवाहिनी दोनों आपके कहां खुल रही है? शुक्राशय, जिसको अपन सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं। अब देखिए, शुक्राशय जो होता है ये मूत्राशय की सतह पर, देखिए शुक्राशय ये मूत्राशय की सतह पर, मूत्राशय की सतह पर स्थित एक ग्रंथिल व थैलेनुमा, यानी थैले के समान या चौड़ा भाग होता है, थैलेनुमा संरचना होती है। देखिए, शुक्राशय ये मूत्राशय की सतह पर स्थित एक ग्रंथिल व थैलेनुमा संरचना होती है। संख्या में एक जोड़ी होती है। जैसे शुक्रवाहिनी एक जोड़ी होती है तो शुक्राशय की कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। ध्यान दें, इस शुक्राशय से एक चिपचिपे पीले रंग का तरल पदार्थ स्रावित होता है। ध्यान देना, तरल पदार्थ स्रावित होता है। क्या होता है? शुक्राशय से एक चिपचिपे तरल पदार्थ का क्या होता है? स्राव होता है। शुक्राशय का स्राव, किसका स्राव? शुक्राशय का स्राव। ये जो तरल पदार्थ निकल रहा है, शुक्राशय का स्राव वीर्य का, इसका वीर्य का 60% भाग बनाता है। यानी जो नर का वीर्य होता है उसका 60% भाग कौन बनाता है? ये जो शुक्राशय के द्वारा पीले रंग का तरल पदार्थ निकलता है वो वीर्य का कितना परसेंट भाग बनाता है? 60%। यानी वीर्य में 60% मात्रा किसकी होती है? शुक्राशय के तरल पदार्थ की। ये आपको ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस तरल पदार्थ में ध्यान देना, इस तरल पदार्थ में फ्रक्टोज क्या क्या पाया जाता है? देखो, एक तो होता है इसमें फ्रक्टोज, प्रोटीन व सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोस्टाग्लैंडिस। देखिए, इस तरल पदार्थ में फ्रक्टोज, प्रोटीन व प्रोस्टाग्लैंडिस आदि पाए जाते हैं
आदि पाए जाते हैं। या आपको ध्यान रखना है, सुक्रासिक का जो तरल पदार्थ होता है उसमें एक तो फ्रक्टोज पाया जाता है, एक प्रोटीन पाई जाती है और एक प्रोस्टाग्लैंडिस पाया जाता है। ये भी एक प्रकार की प्रोटीन होती है प्रोस्टाग्लैंडिस। अब ध्यान दें, इसमें से देखो यार, इनमें से ये जो फ्रक्टोज है, इनमें से फ्रक्टोज शुक्राणु को, इसको शुक्राणु को एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, प्रदान करता है। यानी फ्रक्टोज सबको पता है क्या होती है, शर्करा। यानी ये जो शर्करा है शुक्राणु को एटीपी के रूप में क्या देती है, ऊर्जा देती है। तो इस प्रकार से आपको ये जो सहायक है शुक्राशय, इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। इस शुक्राशय से एक तरल पदार्थ भी स्रावित होता है जिसमें फ्रक्टोज, प्रोटीन व प्रोस्टाग्लैंडिस पाए जाते हैं। इनमें से फ्रक्टोज शर्करा शुक्राणु को एटीपी के रूप में क्या देती है, ऊर्जा देती है। और शुक्राशय का जो तरल पदार्थ है वीर्य का कितना % भाग बनाता है, तो आप बताएंगे 60% भाग बनाता है। अब आगे देखिए, शुक्राशय के बाद में अगर बात करें, शुक्राशय के बाद में आता है शिश्न, जिसको अपन पेनिस कहते हैं। पहला अपन ने दिवस पढ़ा, दूसरा शुक्रवाहिनी, तीसरा अपन ने यहाँ पे मूत्र मार्ग, चौथा आपने पढ़ा शुक्राशय, तो नंबर 5 हो गया शिश्न। देखिए शिश्न में आपको ध्यान रखना है, शिश्न आप बताएंगे नर का प्रमुख मैथुनांग, नर का प्रमुख मैथुनांग शिश्न होता है। नर का प्रमुख मैथुनांग क्या होता है, शिश्न होता है। जिस प्रकार से मादा का प्रमुख मैथुन अंग या मैथुनांग का होता है योनि, उसी प्रकार से नर का क्या होता है, शिश्न होता है। शिश्न कैसा होता है, लंबा होता है। इसकी सैज की बात करें, बेलनाकार, लंबा बेलनाकार होता है। अब ध्यान दीजिए सबसे मेन चीज, शिश्न के द्वारा, शिश्न के द्वारा शुक्राणु को, या ऐसा बता सकते हैं वीर्य को, क्योंकि शुक्राणु वीर्य के अंदर होते हैं। वीर्य के अंदर क्या होते हैं, शुक्राणु। तो शिश्न के द्वारा शुक्राणुओं को या वीर्य को मादा की योनि में छोड़ा जाता है या स्थानांतरित किया जाता है, छोड़ा जाता है। इस क्रिया को, ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, इस क्रिया को वीर्य सेचन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीर्य सेचन किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे नर के शिश्न के द्वारा वीर्य को या शुक्राणुओं को मादा की योनि में छोड़ना। फिर से देखें, शिश्न के द्वारा वीर्य को या शुक्राणुओं को मादा की योनि में छोड़ना क्या कहलाता है, वीर्य सेचन कहलाता है, वीर्य सेचन कहलाता है। तो ये आपको शिश्न के बारे में ध्यान रखना है। अब इस शिश्न के भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं शिश्न के, 3 भाग। पहला भाग जो शिश्न का होता है कार्पोरा केवर्नोसा फर्स्ट। देखिए इधर पहला भाग होता है कार्पोरा केवर्नोसा फर्स्ट, कार्पोरा केवर्नोसा फर्स्ट। दूसरा होता है कार्पोरा केवर्नोसा
सेकंड। दूसरा भाग कौन सा होता है शिश्न का? कार्पोरा केवलोसा। दोनों सेम ही नाम है, आपको फर्स्ट और सेकंड लगाना है। तीसरा जो भाग है, अंतिम भाग, वो होता है कार्पस स्पंजियोसम। इसमें आपको ध्यान देना है, कार्पस स्पंजी ओसम, कार्पस स्पंजी ओसम। ये शिश्न के तीन भाग होते हैं। पहला है कार्पोरा केवलोसा फर्स्ट, दूसरा है कार्पोरा केवलोसा सेकंड, और तीसरा है कार्पस स्पंजी ओसम। ठीक है, एक इसमें आपको वीर्य सेचन की परिभाषा याद रखनी है कि नर के शिश्न के द्वारा वीर्य को या शुक्राणुओं को मादा की योनि में छोड़ना वीर्य सेचन कहलाता है। ये आपके नर जनन तंत्र के सहायक जननांग कंप्लीट। पहला आपने पढ़ा था प्राथमिक जननांग वर्षण, और दूसरा था सहायक जननांग। सहायक जननांग में आपको 5 भाग बताने, अधिवर्षण, शुक्रवाहिनियां, मूत्रमार्ग, शुक्राशय और शिश्न। अब अपन पढ़ेंगे अंतिम भाग। नर जनन तंत्र का जो अंतिम भाग होता है, सहायक जनन ग्रंथियां। नर जनन तंत्र का जो तीसरा पार्ट होता है वो क्या होता है? सहायक जनन ग्रंथियां। तो ध्यान देकर, नर जनन तंत्र में, नर जनन तंत्र में दो सहायक ग्रंथियां पाई जाती है। ध्यान से समझना, नर में 2 सहायक ग्रंथियां होती है जबकि मादा में 1 होती है। तो अपन पहले नर की बात कर रहे हैं, नर जनन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो आज अपन नर के बारे में पढ़ेंगे कि नर जनन तंत्र में जो सहायक जनन ग्रंथि होती है वो कौन कौन सी होती है। ध्यान दें, सबसे पहली जो ग्रंथि है, ध्यान दें, वो होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि। ध्यान दें, सबने पहले भी पढ़ा होगा आपने प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। सबसे पहले चीज है कि प्रोस्टेट ग्रंथि कहां स्थित होती है, तो आपको बताना है यह ग्रंथि मूत्रमार्ग में स्थित होती है। कहां स्थित होती है? मूत्रमार्ग में स्थित होती है। यह वीर्य का, इसका वीर्य का, जैसे शुक्राशय से तरल पदार्थ निकलता है, उसी प्रकार से प्रोस्टेट ग्रंथि से एक तरल पदार्थ निकलता है। शुक्राशय का तरल पदार्थ जो होता है वीर्य का कितना 60% भाग बनाता है, जबकि यह कौन? प्रोस्टेट ग्रंथि का जो तरल पदार्थ है वो वीर्य का 25 से 30%, वीर्य का 25 से 30% भाग बनाता है। यही ग्रंथि के बारे में देखें तो ग्रंथि कितना परसेंट भाग बनाती है? वीर्य का 25 से 30% भाग। इस ग्रंथि द्वारा एक क्षारीय तरल पदार्थ साबित किया जाता है। कौन सा? एक क्षारीय तरल पदार्थ साबित किया जाता है जो मूत्र मार्ग को, क्योंकि ये ग्रंथि कहां स्थित होती है? मूत्र मार्ग, जो मूत्र मार्ग को चिकना बनाए रखता है, चिकना बनाए रखता है, ताकि शुक्राणु आसानी से गमन कर जाए जनन मार्ग की ओर, चिकना बनाए रखता है। अब ध्यान दें, अगर प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए? प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ जाए तो उस व्यक्ति में मूत्र विसर्जन में काफी कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। अब ध्यान दें, इसका आकार बढ़ना नहीं चाहिए, जितना होता है उतना ही होना चाहिए। अब ध्यान दें, इसका जो तरल पदार्थ होता है, क्या होता है? तरल पदार्थ,
इसके जैसे सुक्रासी के तरल पदार्थ में मैंने आपको बताया था फ्रक्टोज, प्रोटीन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाए जाते हैं, उसी प्रकार से इसके तरल पदार्थ में देखिए फास्फेटेज एंजाइम होता है, फास्फेटेज सिट्रेट, ये एंजाइम का नाम है फास्फेटेज सिट्रेट, लाइसोजाइम ये भी एंजाइम होता है लाइसोजाइम। इसके अलावा फाइब्रिनोलाइसिन आदि पदार्थ स्रावित किए जाते हैं। ध्यान दो, जैसे लाइसोजाइम एंजाइम है, जीवाणु का भक्षण करता है, ठीक है। फास्फेटेज, सिट्रेट, फाइब्रिनोलाइसिन आदि पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। आप बताएंगे प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा जो तरल पदार्थ निकाला जाता है उसके अंदर ये सभी पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि। अब देखिए दूसरी जो ग्रंथि है काउपर्स, इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आता है काउपर्स ग्रंथि। तो आप बताएंगे काउपर्स ग्रंथि ये प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे स्थित होती है। यह प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे स्थित होती है। तो काउपर्स ग्रंथि कहां पाई जाती है? प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे स्थित होती है। इसे ध्यान देना, इसे बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। जिस प्रकार से प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा स्राव निकाला जाता है उसी प्रकार से काउपर्स ग्रंथि के द्वारा भी एक तरल पदार्थ स्रावित किया जाता है। इसके द्वारा एक तरल पदार्थ स्रावित किया जाता है, जो इसका भी कोई काम है, मूत्र मार्ग से भी कार्य होता है दोनों का, प्रोस्टेट का और काउपर्स का। मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। अब ध्यान दें सबसे मेन चीज, काउपर्स या जो बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि है, ध्यान देना, ये केवल स्तनधारियों में, किनमें पाई जाती है? केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आता है, स्तनधारियों में पाई जाने वाली एकमात्र ग्रंथि है, तो आप बताएंगे कौन सी? काउपर्स ग्रंथि ही। जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि स्तनधारियों के अलावा भी पाई जाती है, लेकिन काउपर्स ग्रंथि जो होती है वो केवल किन में मिलेगी? आपको स्तनधारियों में पाई जाती है। तो ये आपका नर जनन तंत्र कंप्लीट है। एक विशेष चीज आपको उसमें ध्यान रखनी है, एक क्वेश्चन और आता है मैंने, देखिए दर्शक, एक क्वेश्चन पूछा जाता है गोपिक वसंता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिप्टोक्रिडिज्म, गोपिक वसंता या क्रिप्टोक्रिडिज्म। तो गोपिक वसंता या क्रिप्टोक्रिडिज्म क्या होती है? देखिए इधर, तो आप बताएंगे कभी कभी वर्षण, आप सभी को पता है वर्षण उदर को आगे बाहर कहां स्थित होते हैं?
वर्षण कोश में, लेकिन कभी कभी वर्षण कोश में नहीं उतर पाते, जिसे गोपिक वर्षणता कहते हैं। ध्यान देना, गोपिक वर्षणता या क्रीडिज्म किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे कभी कभी वर्षण कहाँ नहीं आ पाते, वर्षण कोश में नहीं उतर पाते, जिसे अपन कहते हैं गोपिक वर्षणता। ठीक है, यानी वो व्यक्ति जो होगा वो कैसा होगा, नपुंसक होगा, या उसको अपन बांझ भी कह सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि गोपिक वर्षणता या क्रिप्टोक्रिज्म किसे कहते हैं। ये आपका जनन तंत्र कंप्लीट। नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे मानव जनन तंत्र पार्ट 3, उसमें अपन मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।